हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैटालिसिस के बारे में और ये सरफेस केमिस्ट्री का जो क्लास 12 है उसका एक पार्ट है, तो इसके बारे में हम आज पूरा देखते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं कि कैटालिस्ट किसको कहते हैं और कैटालिसिस किसको कहते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं ये कैटलिस्ट क्या है। देखिए, मैं इसका एक डेफिनेशन लिखा हूं, द सब्सटेंस व्हिच अल्टर rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after reaction are known as catalyst। मतलब ये कैटलिस्ट क्या है कि कोई भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, उसका रिएक्शन का रेट को चेंज करते हैं। मतलब वो फास्टर करते हैं या स्लो भी कर सकते हैं, मगर स्लो रेयर करते हैं। ज्यादातर केसेस में आप फाइंड आउट करेंगे एक कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसमें है कि ये रिएक्शन जब खत्म होता है ना, उसके बाद ये केमिकली भी इंटैक्ट रहते हैं और क्वांटिटेटिवली इंटैक्ट रहते हैं। उसका मतलब ये केमिकली भी कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और क्वांटिटेटिवली नहीं करेंगे। मतलब उनका जो क्वांटिटी, आप अगर 5 मोल 6 मोल या 10 मोल दिए होंगे तो रिएक्शन खत्म होने के बाद उतना ही मोल आपको फाइंड आउट होगा। तो और ये जो टोटल फेनोमेनन है, कैटलिस्ट जो फेनोमेनन परफॉर्म करता है उस फेनोमेनन को बोलते हैं कैटालिसिस। और ये जो कैटालिसिस है, क्वेश्चन उठता है ये कैटालिसिस और ये कैटलिस्ट कैसे काम करता है कि रिएक्शन का रेट को वो अल्टर करते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम दिखाता हूं। देखिए, अगर ये एनर्जी का ग्राफ है और ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है, ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है। तो अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी बता चुका हूं। इसका रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ते जाएगा और वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मेशन होगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद उसका एनर्जी फिर डाउन होगा और प्रोडक्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया, ये प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करते हैं कि ये जो रिएक्टेंट का एनर्जी का साथ, रिएक्टेंट का एनर्जी और ये एक्टिवेटेड एनर्जी का बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस बनता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपको मैं ये बात सब केमिकल काइनेटिक्स में भी बताया था। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैसे वो रिएक्शन का रेट फास्टर कर देता है। देखिए, इस रिएक्शन को होने के लिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर उसको क्रॉस करना होगा। कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो एक दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। अगर मैं एक दूसरा पाथ ऐसे ले गया, वो एक ऐसे दूसरा पाथ प्रोवाइड कर देंगे और इस पाथ का, देखिए, आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो प्रीवियस हमारा पाथ था उससे लो है, इसीलिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है तो इसीलिए रिएक्शन रेट फास्टर हो जाएगा, रिएक्शन रेट हमारा फास्टर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं। तो चलिए समझ गए कि व्हाट इज कैटलिस्ट। अभी क्या करते हैं, ये जो कैटालिसिस प्रोसेस होता है वो कितने टाइप का होता है उसको देखते हैं। देखिए, अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में। देखिए, कैटालिसिस 2 टाइप का होते हैं, एक है होमोजीनियस कैटालिसिस, एक है होमोजीनियस कैटालिसिस, और जो दूसरा है वो है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो ये जो दोनों कैटलिस्ट है, इसका नेम से क्या पता चलता है। देखिए, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स होता है सेम
और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। तो ये इसी से आप पता कर सकते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में होता है। उसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट गैस हो तो कैटलिस्ट भी गैस होगा, रिएक्टेंट लिक्विड हो तो कैटलिस्ट भी लिक्विड होगा। तो यहां पर अगर ये सॉलिड हो, रिएक्टेंट भी अगर सॉलिड हो तो कैटलिस्ट भी सॉलिड होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस का। देखिए, आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के बारे में सुने होंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, इसमें क्या करते हैं हम कि मान लीजिए हम इथाइल एसिड ले लेते हैं। इसके बारे में तो डिटेल हम पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो उसको क्या करते हैं कि इसको वाटर देते हैं और इसमें कैटलिस्ट के तौर पर क्या यूज किया जाता है? एक एसिड, हम HCl भी ले सकते हैं। तो इसमें ये भी लिक्विड में होता है, ये भी लिक्विड में होता है और ये भी लिक्विड में होता है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलेगा? हम आपको एक एसिड मिलेगा और आपको क्या मिल जाए? एक अल्कोहल मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो सारे चीज एक फेज पे है, रिएक्टेंट और ये कैटलिस्ट सेम फेज पे है। इसीलिए इस वाला जो कैटालिसिस, यहां पर जो कैटालिसिस होता है, इसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस। इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस कैटालिसिस। और अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो, अगर ये सॉलिड हो वो अगर लिक्विड होगा, तो उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। उसका एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं। तो चलिए हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, हाबर प्रोसेस का नाम तो आप सुने होंगे, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन हाबर प्रोसेस, इसका नाम तो सुने होंगे। तो हाबर प्रोसेस में क्या होता है कि N2 के साथ H2 मिलके क्या बनाते हैं? हम 2NH3 बनाते हैं। और उसको अगर आप बैलेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये अगर गैस में है, ये गैस में है, मगर इसमें एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो है आयरन। ये आयरन मगर सॉलिड में है, आयरन सॉलिड में है। और इसमें भी एक प्रोमोटर यूटिलाइज किया जाता है, मोलिब्डेनम। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोमोटर क्या है, पॉइजन क्या है। तो ये जो रिएक्शन है, इसमें आयरन कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये जो कैटालिसिस यहां पर होता है, इसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। क्यों इसको हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट और ये जो कैटलिस्ट ये डिफरेंट फेज पे, ये गैस पे है मगर ये सॉलिड पे है। तो मेरे बात समझ पा रहे हैं? अभी हम क्या करेंगे, दो टर्म इस कैटालिसिस से आता है, वो एक है प्रोमोटर, एक है पॉइजन। उसका बारे में कुछ देखते हैं। देखिए प्रोमोटर क्या होते हैं। यहां पर भी लिख देता हूं। प्रोमोटर क्या होते हैं कि वो कैटलिस्ट से अटैच होकर, एक रिएक्शन में वो कैटलिस्ट से अटैच होकर काम करते हैं, मगर वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कराते हैं, मतलब कैटलिस्ट को और एक्टिवेट कराएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए सब्सटेंस which activates catalyst known as promoter, मगर अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट का एक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइजन। आप जाने होंगे, एक रिएक्शन में ले लेता हूं कि रोजेनमंड रिडक्शन का नाम सुने होंगे।
इसके बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो रोजेनमंड रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक एसिड क्लोराइड होता है, उसके साथ हम हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, किसका प्रेजेंस पे, PdBSO4 का प्रेजेंस पे। तो हमको क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड, एक एल्डिहाइड मिलता है, और उसके साथ आपको मिल जाएगा HCl। तो ये है रोजेनमंड रिडक्शन। तो रोजेनमंड रिडक्शन में यहां पर तो पैलेडियम कैटलिस्ट है, मगर ये BaSO4 ये एक पॉइजन है, क्योंकि ये कैटलिस्ट का एक्टिविटी डिक्रीज कराता है, इसीलिए ये रिएक्शन एल्डिहाइड में जाकर रुक जाती है। नहीं तो ये इसका ऑक्सीडेशन, इस चीज का वो ऑक्सीडेशन डायरेक्ट एसिड तक भी कर देता, ये यहां पर रुक जाता है उसका ऑक्सीडेशन। क्यों, सॉरी, उसका रिडक्शन यहीं पर रुक जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम, ये यहां पर किसका काम करता है, पॉइजन का काम करता है। ये एक यहां पर एक पॉइजन है, ये यहां पर एक पॉइजन है। तो आप समझ लिए व्हाट इज प्रोमोटर एंड व्हाट इज पॉइजन, एंड कैसे वो कैटलिस्ट का एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस देखते हैं कि ये जो कैटलिस्ट इतना सारा काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हम पढ़ लेते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। ये जो हेटेरोजेनियस कैटलिसिस होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एडजॉर्प्शन थ्योरी का मदद लिए हैं, और इस एडजॉर्प्शन थ्योरी वो है मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ये 5 पॉइंट्स में आपको एक एक करके समझा दूंगा। तो चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब देखिए यहां पर अगर कोई एक सरफेस है, यहां पर ऐसे सरफेस है, और मैं ऐसे क्यों उसका सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं जो सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट का सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए उनके पास कोई मॉलिक्यूल्स, कोई मतलब रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स आके उनके साथ केमिकली बाइंड हो सकते हैं। तो ये अगर सरफेस हो गया कैटलिस्ट का सरफेस, और यहां पर A और B नाम का 2 रिएक्टेंट आते हैं, A और B नाम का 2 रिएक्टेंट आते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो रिएक्टेंट्स आते हैं वो इसका सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। क्या करते हैं, इसका सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। तो एडजॉर्ब होने के लिए ये केमियोजप्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनका पास है। तो ये एडजॉर्ब होने पे वो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। मैं आपको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, समझने में आपको आसानी होगा। मान लीजिए ये ऐसे अटैच हो गया, ये ऐसे अटैच हो गया। उसके बाद क्या होगा कि उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा। देखिए उनके अंदर केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, उसके बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उनका एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। तो वो इंटरमीडिएट कैसे दिखेगा, वो इंटरमीडिएट ऐसे दिखेगा। यहां पर क्या होगा, A और B के बीच पे एक बॉन्ड हो जाएगा और ये कैटलिस्ट ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर देखिए इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया। तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने के बाद अभी क्या होगा कि इस कैटलिस्ट का सरफेस पे डीजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। वही बात मैं यहां पर लिखा हूं, देखिए एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ये हो गया, ये मॉलिक्यूल का सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया। उसके बाद अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस, तो इनका सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होना चालू हो गया। और ये जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, डीजॉर्प्शन होगा, डीजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस। उसके बाद क्या होगा, ये जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बन जाता है उनके अंदर, बनने के बाद प्रोडक्ट बनने के लिए वो डीजॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पूरा, और इसको बोलते हैं डीजॉर्प्शन। मैं आपको बताया था
कि एडजॉर्प्शन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको बोलते हैं डीजॉर्प्शन। तो ये यहां से निकल जाएगा और कैटलिस्ट का सरफेस फिर फ्री हो जाएगा, और जो फ्री होगा वो फर्दर रिएक्शन के लिए फ्री हो जाएगा। मगर इसमें भी और एक स्टेप है। वो स्टेप क्या है कि अगर ये जो बना प्रोडक्ट बना, ये अगर कैटलिस्ट के पास ही घूमता रहेगा तो नया ए बी मॉलिक्यूल्स क्या आ पाएंगे उसके पास? तो नहीं आ पाएंगे। इसीलिए डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस। पहले क्या हुआ था? तो डिफ्यूजन उनके पास आता था, डिफ्यूजन होके उनका पास आता था। मतलब लास्ट में क्या होगा? ये प्रोडक्ट बनने के बाद उनके पास से दूर चले जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन होने के बाद उनके अंदर कुछ फोर्स बन जाते हैं जिस वजह से ये एवे डिफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं आपको समझा दिया यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन का बेसिस पे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का क्या मैकेनिज्म है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and share with your friends. Bye bye.